हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टीचर कनेक्शन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 8 साइंस चैप्टर 6 एनसीईआरटी साइंस क्लास 8 चैप्टर 6, जिसका हमने पार्ट 1 कंप्लीट किया था, जिसमें हमने ये जाना था कि किस तरह से जीव जनन के द्वारा अपनी जो संतति है उसको आगे बढ़ाते हैं, या जो अपना अस्तित्व कहें एक तरीके से उसको आगे बढ़ाते हैं। तो अपने जैसे बच्चों को या अंडों को जन्म देते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं या अंडे देते हैं। तो ये इस तरीके से कैसे लैंगिक जनन होता है, नर जनन अंग, मादा जनन अंग, इन सब के बारे में हमने अच्छे से बात की थी। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा, आज का टॉपिक हमारा क्या रहेगा, भ्रूण का परिवर्धन, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भ्रूण का परिवर्तन। चलिए इससे पहले कुछ पढ़ लेते हैं। यहाँ पर एक नोट दिया गया है। ये जो क्लास है वो यूपी टेट पेपर 2 और आने वाले सी टेट पेपर 2 साइंस के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यूपी टेट हो या सी टेट का एग्ज़ाम हो, दोनों ही एग्ज़ाम में एनसीईआरटी से क्वेश्चंस डायरेक्ट आते हैं, आप सभी को पता है। वैसे यूपी टेट में एससीईआरटी पढ़ने के लिए कंपलसरी होती है, बट अगर आपने एससीईआरटी को बुक्स जो होंगी उनको देखा होगा तो 99% दोनों का जो बुक का सिलेबस है या जो बुक में कंटेंट है वो सेम रहता है, टॉपिक्स चैप्टर्स सेम रहते हैं, तो इसीलिए एनसीईआरटी बेटर है। तो चलिए पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। यद्यपि यह जंतु सैकड़ों अंडे देते हैं, मतलब जो मेढक होता है या ये जो पानी में जीव होते हैं अंडे देते हैं, इनमें लाखों शुक्राणु निर्मोचित करते हैं। सारे अंडों का निषेचन नहीं होता है, वह नया जीव नहीं बन पाते हैं। मतलब इतने सारे अंडे देने के बाद, लाखों शुक्राणु देने के बाद वहाँ पर सारे अंडों का निषेचन नहीं होता है, कुछ ही अंडे हैं जिनका निषेचन होता है। अंडे एवं शुक्राणु निरंतर जल की गति, वायु एवं वर्षा से प्रभावित होते रहते हैं। तालाब में दूसरे ऐसे जंतु भी होते हैं जो इन अंडों को अपना भोजन बनाते हैं। अतः अंड कोशिकाओं एवं शुक्राणुओं की बड़ी संख्या में उत्पन्न होना आवश्यक है, ताकि उनमें से कुछ निषेचन सुनिश्चित किए जा सके। तालाब में क्या होता है, कुछ ऐसे जीव भी होते हैं जो इन अंडों को अपना भोजन बनाते हैं, तो इसीलिए ज़्यादा मात्रा में शुक्राणु और अंडाणु पानी में निर्मोचित होते हैं, जिससे कि उनमें से कुछ अंडाणु और शुक्राणु मिलकर क्या करें, नए जो निषेचन है वो हो सके और नए जो जीव हैं वो उत्पन्न हो सके। तो इसीलिए ऐसा तालाब में होता है। अगर आपने ये कल का जो वीडियो है वहाँ मेढक और मछली के बारे में देखा होगा तो आपको ये जो टॉपिक है वो समझ में आया होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए आज का टॉपिक पढ़ते हैं, भ्रूण का परिवर्धन, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। एकल कोशिका क्या होती है इसके बारे में भी जानेंगे, और कैसे एक छोटी सी सेल से पूरा एक जीव बन जाता है हम ये भी जानेंगे। तो निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है, मतलब जायगोट बनता है, जो विकसित होकर भ्रूण एम्ब्रियो में परिवर्तित हो जाता है। तो पहले निषेचन होता है और निषेचन के परिणाम स्वरूप क्या होता है, जब शुक्राणु और अंडाणु का निषेचन होता है तो युग्मनज बनता है और वो आगे विकसित होकर के भ्रूण बन जाता है, एम्ब्रियो बन जाता है। युग्मनज क्या होता है, लगातार विभाजित होता रहता है और विभाजित होकर के कोशिकाओं के गोले में बदल जाता है। तत्पश्चात कोशिकाएं समूहीकृत होने लगती हैं तथा विभिन्न ऊतकों और अंगों में परिवर्तित हो जाती है। इस विकसित होती हुई संरचना को ही हम क्या कहते हैं, भ्रूण एम्ब्रियो कहते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। भ्रूण क्या होता है, जब पूरा डेवलप हो जाता है तो गर्भाशय की दीवार में रोपित हो जाता है, और तब क्या होता है, रोपित हो जाता है और फिर गर्भाशय की दीवार में रोपित होने के बाद इसका आगे का जो विकास है वो होता है। तो गर्भाशय में भ्रूण का निरंतर विकास होता रहता है। धीरे धीरे विभिन्न शारीरिक अंग जैसे कि हाथ पैर वगैरह क्या होते हैं, बनते रहते हैं। तो सिर, आँखें, कान इत्यादि ये सारी चीज़ें जो हैं बनती हैं। भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक
भागों की पहचान हो सके उसको हम गर्भ बोलते हैं। जब शरीर के सभी अंगों की पहचान होने लगती है तो हम उसको गर्भ बोलते हैं, फीटस बोलते हैं। जब गर्भ का पूर्ण विकास हो जाता है तब क्या होता है, नवजात शिशु मतलब इन्फेंट जो शिशु है, बेबी है, उसको माँ जन्म देती है। तो चलिए यहाँ से जो हमने छोड़ा था यहाँ पर इस डायग्राम को समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो अंडोत्सर्ग है यहाँ पर, उसके बाद आगे क्या हुआ, निषेचन के बाद यहाँ पर युग्मनज बना, ये अंडाशय है और धीरे धीरे ये डिवाइड होता रहा गोल गोल कोशिकाओं में और बहुत सारी कोशिकाओं में और बहुत सारी कोशिकाओं में डिवाइड होकर के ये इस तरीके की एक सेल बन गई और ये बन गया भ्रूण बन गया गर्भाशय में। और फिर क्या होगा, ये गर्भाशय की वॉल है, यहाँ पर ये भ्रूण जो है वो रोपित कर दिया जाता है। मतलब क्या होता है, रोपित करना क्या होता है, इम्प्लांटेशन हो जाता है यूट्रस में। तो ये है यूट्रस और यहाँ इसका इम्प्लांटेशन हो जाता है। तो जब ये पूरा जो भ्रूण होता है ये इसकी सेल होती है। ये जो डायग्राम है ये है एक भ्रूण या सेल उसकी, जो यहाँ पर दीवार में, गर्भ की दीवार में, गर्भाशय की दीवार में रोपित किया जाता है। तो ये विकसित होता हुआ भ्रूण है और ये जो है ये गर्भाशय की भित्ति है या दीवार है। तो इस तरीके से ये होता है। तो ये जो पूरी प्रोसेस है, फिर क्या होता है, भ्रूण जो है वो गर्भाशय में भ्रूण इस तरीके से आप देख सकते हैं डायग्राम में, इस तरीके से होता है। फिर आगे क्या होगा, आपने ये यहाँ तक की प्रोसेस देख ली, गर्भाशय में भ्रूण माँ जन्म दे देती है, यहाँ तक आपने देख लिया। अब हम देखेंगे मुर्गी के बारे में। तो मुर्गी में भी क्या होता है, आंतरिक निषेचन होता है, मतलब मुर्गी के अंदर ही निषेचन होता है। लेकिन क्या होता है, वो मनुष्य या गाय की तरह मुर्गी बच्चों को जन्म नहीं देती है, वो अंडे देती है। ऐसा क्यों होता है, निषेचन के बाद ही युग्मनज लगातार विभाजित होता रहता है और अंडवाहिनी में नीचे की ओर बढ़ता रहता है। इसके नीचे बढ़ने के साथ साथ ही इस पर सुरक्षित परत चढ़ती जाती है और फिर क्या होता है, मुर्गी के अंडे पर दिखाई देने लगती है। तो जो ये परत चढ़ जाती है, सुरक्षित परत चढ़ जाती है, वो मुर्गी के अंडे पर दिखाई देने वाला कठोर कवच होता है, जिसे एक सुरक्षित परत भी बोलते हैं। कठोर कवच के पूर्ण रूप से बन जाने के बाद मुर्गी अंडे का निर्मोचन करती है, मतलब अंडे को देती है। मुर्गी के अंडे को चूजा बनने में लगभग 3 सप्ताह का समय लगता है। अपने मुर्गी आपने जो मुर्गी है उसको उस्मायन के लिए क्या होगा, हीट के लिए अंडों पर बैठे देखा होगा, क्योंकि आप जानते हैं अंडे के अंदर चूजे की जो विकास की अवधि होती है उसमें चूजे के पूर्ण रूप से विकसित होने के बाद कवच का क्या होता है, प्रस्फुटन हो जाता है। मतलब जो अंडा है वो फूट जाता है, जो कवच है अंडा रूपी वो फूट जाता है, चूजा बाहर आ जाता है। इसीलिए मुर्गी अपने अंडों को गर्म रखने के लिए उसके ऊपर बैठी रहती है, ताकि उसको जो ऊष्मा है वो मिलती रहे और जो अंडा है उसमें जो चूजे का विकास है वो होता रहे। तो बाह्य निषेचन वाले जो जंतु हैं उनमें भ्रूण का पूरा विकास मादा के जो फीमेल होती है उसके शरीर के बाहर ही होता है। मतलब बाह्य निषेचन वाले जंतुओं में भ्रूण का विकास मादा जो फीमेल है उसके शरीर के बाहर ही होता है और भ्रूण जो होता है वो अंडावरण के अंदर विकसित होता है। भ्रूण का जो विकास है वो पूर्ण होने पर अंडजोत्पत्ति होती है। आपने तालाब अथवा झरने में मेढक के अनेक टैडपोलों को तैरते हुए देखा होगा। तो इसमें क्या होता है, फर्टिलाइजेशन भी बाहर ही होता है, जो बाह्य निषेचन होता है उसमें। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है जरायुज और अंडप्रजक जंतु। तो इससे पहले हम ऊपर वाले टॉपिक को रीकैप करेंगे, थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे कि भ्रूण का परिवर्धन, इसको स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे। तो यहाँ पर आपको बताएं, पहला जो हमारा डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो है उसका जो पहला स्टेप है वो ये है निषेचन से युग्मनज तक का, मतलब फर्टिलाइजेशन से जायगोट बनने तक का, जो कि आपने इस डायग्राम में देखा अभी। तो जब स्पर्म और एग मिलते हैं तो क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है और उसके बाद क्या बनता है, जायगोट बनता है, जिसको हम युग्मनज बोलते हैं। फिर यहीं से क्या हो जाती है, जीवन की शुरुआत हो जाती है। तो फिर बनता है फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, मतलब भ्रूण का बनना। अब भ्रूण बनता है जब निषेचन हो जाता है।
तो फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो क्या होता है, भ्रूण का बनना क्या होता है। यहाँ पर जाइगोट जो है वो धीरे धीरे क्या होता है, डिवाइड होता रहता है, जैसे आपने डायग्राम में देखा, और फिर क्या होता है, कोशिकाओं का एक गोला बन जाता है। और जब ये कोशिकाएं बॉल ऑफ सेल्स में चेंज हो जाती हैं तो धीरे धीरे समूह में बढ़ जाती हैं और शरीर के अलग अलग ऊतकों जैसे अंगों का निर्माण करना, यहाँ पर अलग अलग ऑर्गन्स का निर्माण करते हैं। और जब ये भ्रूण होता है, इसके हाथ पैर आँख कान सारी चीज़ें मतलब विकासशील होता है, बन जाती हैं, तब हम इसको क्या बोलते हैं, यूट्रस में तब हम इसको क्या बोलते हैं, गर्भ बोलते हैं, मतलब फीटस बोलते हैं। तो इस भ्रूण को हम एम्ब्रियो को क्या बोलते हैं, फीटस बोलते हैं। तो इसका जो है इम्प्लांटेशन हो जाता है यूट्रस में, तो ये गर्भाशय होता है, यहाँ पर इसका इम्प्लांटेशन हो जाता है। फिर यहीं से ये धीरे धीरे बड़ा होता है, इसको पोषण मिलता है। तो ये जो गर्भ की अवस्था होती है, तो इसमें यहाँ पर क्या होता है, भ्रूण के जो फीटस होता है उसके सिर आँख कान पैर ये सारी चीज़ें दिखने लगती हैं, और तब फिर ये पूरा शिशु बन जाता है, इसको हम इन्फेंट बोलते हैं, और तब ये जन्म लेता है या माँ नवजात शिशु को जन्म देती है। तो ये आपको याद रखना है, इस तरीके से ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अब हमारा जो अगला टॉपिक था जिसके बारे में हम अभी पढ़ने वाले हैं, जरायुज और अंडप्रजक। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एम्ब्रियो, फीटस, यूट्रस, ये सारी चीज़ें जो थी। अब हम पढ़ेंगे कि कौन से जंतु ऐसे होते हैं जो बच्चों को जन्म देते हैं और कौन से ऐसे जंतु होते हैं जो अंडे देते हैं। तो ऐसे जीव जंतु जो बच्चों को जन्म देते हैं उसको हम जरायुज बोलते हैं। स्तनधारी भी होते हैं, कुछ एक्सेप्शन हो उसके अलावा। और जो अंडप्रजक होते हैं वो अंडे देने वाले होते हैं। जरायुज होते हैं, इनको हम बोलते हैं विविपेरस, और जो अंडे देते हैं इनको हम बोलते हैं ओविपेरस। ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर हम जानते हैं कि इनके बारे में थोड़ा डिटेल से जानते हैं। तो जो कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो विकसित शिशु को जन्म देते हैं, जबकि कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो अंडे देते हैं जो बाद में शिशु विकसित होता है। वह जंतु जो सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं उनको हम जरायुज बोलते हैं। विविपेरस, वे जंतु जो अंडे देते हैं उनको हम अंडप्रजक यानी कि ओविपेरस बोलते हैं। निम्न जो क्रियाकलाप है इसकी सहायता से आप समझेंगे, लेकिन हम क्रियाकलाप नहीं देखेंगे, हमें आगे देखना है। कुछ जंतुओं के अंडों का जब हम अवलोकन करना सरल है क्योंकि उनकी माँ शरीर के बाहर अंडे देती है, परंतु आप गाय, कुत्ता, बिल्ली के अंडे एकत्र नहीं कर सकते क्योंकि वह अंडे नहीं, सीधे माँ पूर्ण विकसित शिशु को जन्म देती है। इनको हम जरायुज जंतुओं के उदाहरण में दे रखते हैं। तो जरायुज और अंडप्रजक इनके उदाहरण होते हैं। तो जो उदाहरण क्या हैं इनके, तो जो जंतु सीधे शिशु यानी कि बेबी को जन्म देते हैं उनको हम विविपेरस एनिमल्स बोलते हैं, मनुष्य, गाय, कुत्ता, बिल्ली। और जो अंडप्रजक होते हैं, ओविपेरस होते हैं, वो एनिमल्स क्या करते हैं, एग देते हैं, मतलब अंडा देते हैं, और इसमें बाद में बच्चा निकलता है। तो ऐसे हैं जंतु मुर्गी, मेढक, छिपकली, तितली। तो ये हैं इनके एग्जाम्पल। तो अब हम देखेंगे शिशु से वयस्क कैसे बनते हैं। जन्मजात जन्मे प्राणी अथवा अंडे के प्रस्फुटन से निकले प्राणी तब तक वृद्धि करते रहते हैं जब तक कि वो क्या नहीं बन जाते हैं, तब तक वृद्धि करते रहते हैं जब तक कि वो वयस्क ना बन जाएं। तो कुछ जंतुओं में नवजात जंतु क्या होता है, बिल्कुल वयस्क एक बड़े जंतु की तरह क्या होते हैं, बिल्कुल अलग दिखाई पड़ते हैं। जैसे आप मेढक का जीवन चक्र देखेंगे तो उसमें देखेंगे जो मेढक का शुरुआत का जो चरण होता है उसमें वो मछली जैसा जो मेढक का शुरुआत का चरण होता है उसमें वो जो स्टार्टिंग की अवस्थाएं होती हैं उसमें वो कैसा दिखता है, मछली जैसा। मेढक के अंडे में प्रारंभ करके वयस्क बनने की विभिन्न अवस्थाएं हैं, चरण हैं इसमें कई। उसमें सबसे पहले क्या होगा, अंडा टैडपोल लार्वा में चेंज होगा, फिर वयस्क बनेगा। तो टैडपोल मेढक से क्या होता है, भिन्न दिखाई देता है। तो टैडपोल वयस्क धीरे धीरे वयस्क मेढक बन जाता है, तब हमें समझ में आता है कि ये मेढक है। टैडपोल रूपांतरित होकर वयस्क में बदल जाता है जो छलांग लगा सकता है और तैर सकता है। कुछ विशेष परिवर्तनों के साथ टैडपोल का क्या होता है, वयस्क रूपांतरण है वो क्या कहलाता है, कायांतरण कहलाता है। अब ये कायांतरण क्या होता है,
हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस को। मेटामॉर्फोसिस क्या होता है कि कुछ जंतु जो स्टार्टिंग में नवजात पैदा होते हैं वो दिखने में अपने माता पिता या वयस्क से बिल्कुल अलग होते हैं। जैसे मेढक होता है तो इसमें जो एग होता है, टैडपोल, लार्वा, फिर ये एडल्ट बनते हैं। तो टैडपोल क्या होता है, मछली के जैसा दिखता है, पानी में तैरता रहता है, लेकिन जैसे ये वयस्क बनता है, वयस्क में चेंज होता है, इसका कायांतरण होता है, तो ये कूदता भी है और ज़मीन पर भी रह सकता है। तो ये जो टैडपोल से बदलाव आया वयस्क मेढक का, इसको हम कायांतरण बोलते हैं और इंग्लिश में हम मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। ठीक है, तो यह कायांतरण इंसानों में नहीं होता है, क्योंकि इंसान छोटे छोटे आकार के हाथ पैरों के साथ जन्म लेता है। तो आपको क्या होगा, ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो ऐसे ही शरीर में परिवर्तन होते रहते हैं, लेकिन मनुष्य में नवजात शिशु क्या होता है, वयस्क के समान ही उसमें सारे अंग मौजूद होते हैं। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा ये टॉपिक। आज हमने कायांतरण पढ़ा है, मेटामॉर्फोसिस। इसमें आपको मैं मेढक का जीवन चक्र दिखाती हूँ पूरा। ये देखिए, जो टैडपोल है वो मछली के जैसा दिखता है। आप देखेंगे ये एग्स हो गए, अंडे हो गए, ये आरंभी टैडपोल है। और बाद का ये टैडपोल है, कैसा दिखता है, मछली की तरह दिखता है, पता ही नहीं चलता कि ये मेढक बनने वाला है। जैसे ही ये वयस्क होता है तब ये कूदता है, उछलता है, तैरता भी है, तब हमें ये पता चलता है कि ये क्या है, मेढक है। तो आई होप ये सारी चीज़ें, मेढक का जीवन चक्र वगैरह आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी आपका डाउट है या आपको जो पुराने वीडियोस हैं वो सारे वीडियोस देखने हैं, एनसीईआरटी को पूरा चैप्टर वाइज पढ़ना है, सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। और फर्स्ट कमेंट जो होगा वो मेरी तरफ से पिन मिलेगा आपको, वहाँ पर भी सारी आपको डिटेल में जो लिंक्स हैं वो मिल जाएंगी। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।